ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज जो है वो बेसिकली हम लोग जो है मल्टी रोल ऑथेंटिकेशन यहाँ पर फायरबेस के थ्रू करेंगे, और इसमें हम लोग साथ ही साथ प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो हमारा डेमो कोड होता है यहाँ से मैं कम्प्लीटली रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर रेडी कर लूँगा। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में मेरे पास सबसे पहली चीज़ जो आ जाएगी वो होगा यहाँ पर सर्विस। सही है। सर्विस के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, मॉडल। इसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे कंट्रोलर्स, फिर हम यहाँ पर रखेंगे व्यूज़। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बना ली हैं। इसके अलावा मैं आता हूँ अपने मेन डॉट डार्ट पे। सही है, अभी मैंने सिर्फ फोल्डर्स बना के यहाँ पे छोड़ दिए और इनके अंदर अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ फोल्डर्स बनाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने यहाँ पर मेन फाइल में आते हैं, और यहाँ पे मैं अपना कौन सा फंक्शन लिखूँगा, मेन फंक्शन लिखूँगा, और मेन फंक्शन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हम अपना एक स्टेटलेस विजेट बनाएंगे, और इस स्टेटलेस विजेट को मैं नाम दूंगा यहाँ पे माई ऐप। ठीक है, इस माई ऐप का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं पास करूँगा अपने रन ऐप मेथड के अंदर, जो कि इस ऑब्जेक्ट को इन्फ्लेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने पास किया अपना माई ऐप। ठीक है, अच्छा, इसके साथ यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम अपना मटीरियल ऐप कॉल करेंगे। मटीरियल ऐप कॉल करने के बाद यहाँ पर हम अपना होम यानी कि डिफ़ॉल्ट राउट पास कर रहे होंगे। डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को रजिस्टर पेज नज़र आएगा। ठीक है, तो रजिस्टर पेज दिखाने के लिए मैं सबसे पहले व्यूज़ में आऊँगा, और व्यूज़ के अंदर मैं क्या करूँगा, रजिस्टर डॉट डार्ट की एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। कहाँ पर, व्यूज़ में। सही है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि एक स्टेटलेस विजेट जो है यहाँ पर हम बना लेंगे, और इसको मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा रजिस्टर पेज, बल्कि नॉट स्टेटलेस, मैं यहाँ पे इसको स्टेटफुल विजेट बनाऊँगा ताकि मैं अपनी स्टेट भी चेंज कर सकूँ। ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस विजेट को एक नाम दूंगा, और इस विजेट को मैंने नाम दिया रजिस्टर पेज। ठीक है, यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अब फॉर्म बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि स्कैफोल्ड ले लूँगा। ठीक है, मैंने स्कैफोल्ड ले लिया, और स्कैफोल्ड के अंदर मैं ऐप बार मेंशन कर देता हूँ। अभी यूआई हमारा मेन मकसद नहीं है, यूआई इतनी खास नहीं होगी, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारा जिस पे फोकस होगा वो है कि लॉजिक किस तरह हमने लगानी है यहाँ पर। तो ये आगे हमारा रजिस्टर पेज मैंने यहाँ पे ऐप बार के अंदर मेंशन कर दिया, एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम बॉडी के अंदर पास करेंगे कॉलम। कॉलम में आ जाएगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर अपना फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे बना रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं वापस मेन डॉट डार्ट पे आता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे मैंने पेज प्रोवाइड करना है वो कौन सा है, वो है रजिस्टर पेज। अच्छा, अब हाथ के हाथ हम यहाँ पे अपना फायरबेस भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फायरबेस कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमें बाद में करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले, ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है फायरबेस का। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जाना है ऐड ऐप के ऊपर। ऐड ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास फ्लटर का ऑप्शन आता है। फ्लटर के ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कहेगा कि आपने फायरबेस लॉगिन की कमांड चलानी है सबसे पहले। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में आया, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो कमांड रन करनी है वो है फायरबेस लॉग आउट, क्योंकि मेरा हो सकता है कि कोई और अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हुआ हो। तो मैं पहले लॉग आउट करूँगा। लॉग आउट हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर लेंगे, फायरबेस लॉगिन। लॉगिन होने के बाद ये कुछ पूछ रहे हैं यहाँ से हमें कि जेमिनी इनेबल करना है, तो मैंने कहा यस कर दें, और यहाँ पर ये भी इसको मैंने अलाउ कर दिया। उसके बाद ये मुझे ले जाएगा ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाकर मैं अपना यहाँ पर जो है वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, वो आपने इसको अलाउ कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फायरबेस लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब फर्दर आपने क्या करना है, वापस अपने इस पे आना है, और यहाँ पर अभी आपको कह रहे हैं कि आप अपना फ्लटर इंस्टॉल करें और प्रोजेक्ट बना लें, जो कि बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आती हैं दो कमांड। सबसे पहली कमांड ये है जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल से रन करनी है, कहीं और किसी डायरेक्टरी से भी इसको हम रन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से ही चलाऊँगा। मैंने इसे कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल में आकर मैंने ये कमांड पेस्ट की और एंटर कर दिया। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके पास फ्लटर फायर CLI को इंस्टॉल करता है, जो कि जिसके थ्रू हम जो है कमांड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड कमांड हमारे पास ये आती है, और ये भी हमें अपने फ्लटर के रूट डायरेक्टरी से रन करनी है, और कहीं से रन नहीं करनी है, फ्लटर रूट डायरेक्टरी से करनी है प्रोजेक्ट के। कॉपी करेंगे और इसको भी हम अपनी इसी प्रोजेक्ट के टर्मिनल से रन करेंगे। तो अब ये वाला प्रोजेक्ट जो है फायरबेस ऑथ के नाम से मेरा जो फायरबेस पे प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको ये क्या कर रहा है, फेच कर रहा है यहाँ पर। फायर का एक प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो का 2 प्रोजेक्ट्स कनेक्ट हो सकता है। विजुअल स्टूडियो मतलब फायरबेस का एक प्रोजेक्ट 2 फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है। एक से ज़ायद से 2, 3, 4 जितने आप चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा खैर, मैंने यहाँ पर अपनी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर ली। मैं अपनी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और वेब के ऊपर रन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। कोई इशू आ रहा है तो वापस कमांड रन करते हैं। बल्कि एक काम करेंगे हम कि एक प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करके फिर कमांड रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ये फोल्डर ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर मैंने वही कमांड रन कर दी जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल से चलाई थी। दोबारा यहाँ से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड और वेब को सिलेक्ट किया, एंटर किया। तो यहाँ पे ये काम कर रही है कमांड। वहाँ पे आई डोंट नो वाई के टर्मिनल पे क्या इशू था, एरर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कमांड काम कर रही है और मेरी एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए रजिस्टर हो रही है। जब तक ये काम हो रहा है तब तक हम एक काम यहाँ से और ये कर लेते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने होंगे, वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट पे आया, मैंने कमांड मैंने की प्रेस की, कंट्रोल शिफ्ट और पी एक साथ प्रेस किया और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड डिपेंडेंसी का। ऐड डिपेंडेंसी पे जाकर आपने अपने पैकेज का नाम मेंशन करना है। सबसे पहला पैकेज जो मैंने यहाँ इंस्टॉल करना है वो है फायरबेस कोर। फायरबेस कोर बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपने फायरबेस कोर को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने दोबारा ऐड डिपेंडेंसी पे जाना है और आपने अब जो पैकेज का नाम लिखना है उसका नाम है फायरबेस ऑथ। फायरबेस ऑथ ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फायरबेस की। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद दोबारा ऐड डिपेंडेंसी पे जाके मैंने अब जो पैकेज करना है वो है क्लाउड फायर स्टोर। क्लाउड फायर स्टोर बेसिकली डेटाबेस का हमारे पास पैकेज आ जाता है फायर स्टोर का, तो ये भी हमने इंस्टॉल कर लेना है। क्लाउड फायर स्टोर को भी मैंने सेलेक्ट किया और ये भी अपने पास इंस्टॉल कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी करके ना आपके पास वो एक विंडो प्रॉम्प्ट आ जाती है जिसके अंदर आप ऐड डिपेंडेंसी के ऑप्शन पे जाते हैं। तो फिर वहाँ पर आपको फ्लटर के जितने भी पैकेजेस हैं वो VS कोड पे ही मिल जाते हैं, आपको pub.dev की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, तो मैंने पैकेजेस अपने पास इंस्टॉल कर लिए हैं। मुझे देखना होगा कि अभी कोई एरर तो नहीं आया है, तो ये अभी भी स्टक हुआ है।
मेरी जो ऐप है वो फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब मुझे बस इसे यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद वापस यहाँ पे आएंगे और इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ये आपको कुछ कोड देगा जो आपने अपनी मेन फाइल के अंदर प्लेस करना है। जैसे कि कुछ इंपोर्ट लाइंस हैं, आपने यहाँ से कॉपी करनी है और आपने इसको ऑन द टॉप रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये रखने के बाद अच्छा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक फायरबेस ऑप्शंस डॉट डाट की फ़ाइल जनरेट हो गई है। ये तब जनरेट होती है जब आप फायरबेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपके फायरबेस प्रोजेक्ट की तमाम कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कोड है, यहाँ से ये भी हम कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद इसको आपने अपने मेन फंक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है। बेसिकली इस कोड का मतलब ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट में फायरबेस को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं, करंट प्लेटफॉर्म के लिए। करंट प्लेटफॉर्म से मुराद के हो सकता है कि मैं वेब पे काम कर रहा हूँ या हो सकता है कि मैं यहाँ पर एंड्रॉयड पे काम कर रहा हूँ। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं होऊंगा तो उसके लिए मेरे प्रोजेक्ट को फायरबेस को क्या कर देगा, इनिशियलाइज़ कर देगा। सही है। तो फायरबेस बिल्कुल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम काम करते हैं। प्रोजेक्ट जब पहली दफ़ा बिल्ड बनती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। जब फर्स्ट टाइम आपके एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो खैर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक कुछ और चीज़ें जो हमें सेटअप कर लेनी चाहिए। यहाँ से मैं कंटिन्यू टू कंसोल करूँगा। जब तक वो रन हो रहा है तब तक हम अपना फायरबेस का प्रोजेक्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो सेटअप करने वाली हैं, वो हमें कर लेनी चाहिए। सही है। तो यहाँ पर हमने इसको एक बार रिफ़्रेश करना है। देखो ये पहले बता रहा था 1 ऐप, मेरा कोई पुराना प्रोजेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर ये 3 ऐप शो करना चाहिए इसको। 2 ऐप्स मेरे ख्याल में वेब के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, बट एंड्रॉयड के लिए ज़रूर हो गई है। आई डोंट नो वाई कि क्या इशू है, लेकिन खैर एंड्रॉयड पे मैं अभी रन कर रहा हूँ, एंड्रॉयड के लिए रजिस्टर हो गया है। उसके लिए अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और सेटअप करनी होगी, ऑथेंटिकेशन पे जाना होगा। ऑथेंटिकेशन पे जाकर मुझे ये देखना होगा कि ऑथेंटिकेशन इनेबल है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हमारी इनेबल हुई हुई है। जो भी यूज़र रजिस्टर होगा उसका डेटा यहाँ पर आता जाएगा और फिर बिल्ड पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा फाइल स्टोर डेटाबेस होता है जिसमें तमाम यूज़र्स का डेटा हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे फाइल स्टोर डेटाबेस ओपन कर लूँगा और मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स जो है वो थोड़े सेटअप करने होंगे। अच्छा, मेरा डेटाबेस अभी सेटअप हुआ ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट करूँ। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अच्छा थोड़ा सा चेंज हो गया है ये, स्टैंडर्ड एडिशन के ऊपर ही हम जाएंगे यहाँ पर और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसके बाद ये आपकी लोकेशन पूछ रहा है कि आप कौन सी लोकेशन पे अपना डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका प्रोडक्शन मोड क्या होगा। तो मैं यहाँ पर टेस्ट मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि फ़िलहाल हम डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अभी टेस्टिंग मोड पे हैं। तो मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लूँगा, टेस्ट मोड। टेस्ट मोड पे क्या होगा कि अलाउ रीड राइट, कब तक मुझे अलाउ करेगा, रीड एंड राइट। 29 सितंबर तक मैं रीड एंड राइट कर सकता हूँ अपनी डेटाबेस पे, उसके बाद नहीं कर सकता। मुझे दोबारा से यहाँ पे डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी आके, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर दूँगा। तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमारा तमाम डेटा आएगा जब भी यूज़र रजिस्टर होंगे। सही है। लेट मी चेक कि क्या इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एरर आया हुआ है और मेरी एप्लीकेशन अभी तक रन नहीं हुई है। एरर आने का रीज़न ऑब्वियस है। बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो NDK वर्जन 26 सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 26 सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन लेटेस्ट जो है ना वो 29 है। NDK क्या होता है, नेटिव डेवलपमेंट किट होती है बेसिकली, जो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ आती है। ये काम क्या करती है, ये बेसिकली आपके फ्लटर के कोड को नेटिव कोड में कंपाइल करने का काम करती है, यानी कि एंड्रॉयड के ऊपर आपका कोड कंपाइल होता है। तो मेरे पास नेटिव डेवलपमेंट किट का जो वर्जन है वो काफ़ी ओल्ड यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे एक काम ये करना होगा कि ये पाथ पूरा यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, C से लेके कहाँ तक का ये जो वर्जन लिखा हुआ है ना, ये पूरा पाथ मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आकर पाथ पेस्ट करूँगा, इंटर करूँगा।
तो यहाँ पर मेरे पास देखो मैं कौन से फोल्डर में आ गया हूँ, NDK 26.3 के अंदर आ गया। मैं एक फ़ोल्डर पीछे जाऊँगा, NDK पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक फ़ोल्डर पीछे आ गया। तो अभी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 29 मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। तो ये वर्जन मुझे सेटअप करना होगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रीनेम पे जाकर इसका नाम कॉपी कर लिया, ठीक है। एग्जैक्ट वर्जन मैंने यहाँ से इसका कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सेट कहाँ करना है, इसको कौन सी फाइल में करना है, एंड्रॉयड बिल्ड फाइल के अंदर। तो एंड्रॉयड फोल्डर में मैं गया और यहाँ पे build.gradle.kts की फाइल है, इसमें आपने आना है और यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है कि NDK कहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी नॉट दिस वन, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल, ये वाली एंड्रॉयड ऐप बिल्ड gradle.kts, इस फाइल के अंदर हम आए और यहाँ पे NDK वर्जन हमें देखना होगा। तो ये रहा NDK वर्जन। NDK वर्जन में आने के बाद आपने इसको क्या सिलेक्ट करना है, जो वहाँ से अभी नाम कॉपी किया वो डबल कोट्स में आपने इसके अंदर पेस्ट कर देना है। स्क्रीन आ रही है? अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने क्या किया, NDK वर्जन 29.0.13 एंड सो ऑन, यहाँ पे मैंने ही सेटअप कर दिया। उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे और सेटअप करनी होती है, वो है मिनिमम SDK वर्जन। मिनिमम SDK वर्जन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है क्या, 35। ये बेसिकली आपका एंड्रॉयड वर्जन होता है कि मिनिमम कौन सा वर्जन आपका एंड्रॉयड सपोर्ट करेगा, आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड वर्जन कौन सा सपोर्ट करेगी। SDK वर्जन उसका मैंने कह दिया यहाँ पे 35 सपोर्ट करेगी, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट चल रहा है तो आपने यहाँ पे यही रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आया main.dart पे और मैंने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन वापस रन की है और अब जो है ये इंशाल्लाह रन हो जाएगी और अब कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने डेटाबेस पे। असल में मैं अभी कोड कर नहीं सकता क्योंकि अगर मैं कोड करूँगा ना तो फाइल में चेंजेस आएंगे और जब फाइल में चेंजेस आएंगे ना तो फिर ये बिल्ड नहीं बनेगी, वो एरर दे देगा वापस। तो जब तक ये रन नहीं हो जाती तब तक मुझे कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। मैंने ना एक कोड मिस कर दिया और वो कोड ये होता है, आपने ना जब फायरबेस इनिशियलाइज़ करना है ना तो इससे पहले आपने एक कोड लिखना होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ये आपने ना लाजमी मेथड यहाँ पे रन करना होता है। ये करता क्या है कि आपकी फायरबेस को इनिशियलाइज़ होने से पहले आपके तमाम विजेट्स को यहाँ पे ना इनिशियलाइज़ करता है फायरबेस के फ्लटर के। तो आपको सबसे पहले अपने विजेट्स को इनिशियलाइज़ करवाना है एंड देन फायरबेस को इनिशियलाइज़ करना है। मैं वापस इसको रीस्टार्ट करूँगा और अब एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास आउटपुट आ गया और एप्लीकेशन रन हो गई है। अब फटाफट से चलेंगे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए, बट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से भी पहले मैं काम ये करूँगा कि अपना मॉडल तैयार कर लूँगा, सही है। मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र मॉडल डॉट डार्ट, मॉडल फाइल बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मॉडल क्या होता है, बेसिकली आपका डेटा स्ट्रक्चर कंटेन करता है, सही है। तो मॉडल में मैंने यहाँ पर एक क्लास बनानी है। इस क्लास को मैंने नाम दिया क्या, यूज़र मॉडल। अब यूज़र मॉडल के अंदर वो तमाम फील्ड्स मैं प्लेस करने वाला हूँ जो कि एक यूज़र के रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि उसकी आईडी, नेम, ईमेल, रोल,
मैंने दो फील्ड्स को यहाँ पे ऑप्शनल रखा है कि हमेशा यूज़र से ये रिक्वायर ना की जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसी क्लास का क्या बना लेना है, आपके सामने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। और कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाया जाता है, यू नो कि कंस्ट्रक्टर हम कुछ इस तरह बना रहे होते हैं इस क्लास का, और अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इन तमाम ही फील्ड्स को मैंने क्या करना है, कॉल करना है। तो पहली फील्ड में यहाँ पे कॉल करूँगा कौन सी, आईडी। फिर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा क्या, नेम, ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, रोल। डन। अच्छा, ये स्टिल एरर किस चीज़ का दे रहा है, एक मिनट। तो अभी मसला नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई कि पहले ही क्यों एरर दे रहा था, लेकिन अभी डेटा टाइप पे कोई एरर नहीं है। चेन की मैंने यहाँ पे टाइप आपके सामने क्या रखी है, ये क्या बात हुई, सही। उसके बाद मैं अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लूँगा जैसे मैंने अभी पहले बनाया था। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर मैंने इन तमाम चीज़ों को कॉल कर दिया, जैसे कि आईडी, ठीक है, और रिक्वायर्ड दिस डॉट क्या, नेम, रिक्वायर्ड दिस डॉट ईमेल, रिक्वायर्ड दिस डॉट रोल एंड सो ऑन। मैंने ये तमाम चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर करने के बाद अब जो है वो यहाँ पे मेथड्स बनाने। मेथड्स कौन से होंगे, पहला होगा मैप टू मॉडल, और फिर दूसरा हम कौन सा बनाएंगे, मॉडल टू मैप। बेसिकली मैप टू मॉडल तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपको डेटा सर्वर पे पोस्ट करना होता है, और मॉडल टू मैप तब इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैप टू मॉडल तब यूज़ किया जाता है जब आप डेटा गेट करते हैं, ठीक है, और मॉडल टू मैप आप तब यूज़ करते हैं जब आपको डेटा पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पे नाम दिया यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप। अब फ्रॉम मैप क्या करेगा, ये आपसे कहेगा कि भाई आप मुझे क्या प्रोवाइड करें, आप मुझे एक मैप दे दें, और उस मैप को मैं किस में तब्दील करूँगा, मॉडल मैप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मैप प्रोवाइड करूँगा और ये मैप को किस में मेरे लिए कन्वर्ट करके मुझे देगा, मॉडल मैप। ये आ गया मेरा मॉडल। अब मॉडल में देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा, रोल रिक्वायर्ड नहीं होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड नहीं होगा। मैं खुद से देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर नहीं होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, नेम, ईमेल और रोल को डिफ़ाइन करेंगे। देखो भाई, नेम कहाँ से आएगा, जब आप सर्वर से डेटा मंगवाओगे तो डेटा आपके पास मैप की फॉर्मेट में आएगा, और उस मैप से आपने किसके अंदर इनिशियलाइज़ करवाना है, मॉडल के अंदर। तो यानी मैंने यहाँ पे मैप कॉल किया और मैंने कहा मैप में से मुझको क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, मैप में से मुझे चाहिए ईमेल, रोल, और आईडी भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आईडी भी आ जाएगी। आईडी के लिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैप में से हमें यहाँ पे क्या कॉल करना है, आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये वाला मेथड बन गया, मैप टू मॉडल। और फटाफट से मॉडल टू मैप भी बना लेंगे। मॉडल टू मैप क्या होगा कि जब आपने सर्वर पे डेटा पोस्ट करना है तो आपके पास वो मॉडल की शक्ल में होगा, लेकिन आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, मैप में कन्वर्ट करना है, ताकि वो सर्वर पे पोस्ट हो सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, कौन सा, टू मैप का, ठीक है। टू मैप क्या करेगा, मैप में तब्दील कर देगा आपका मॉडल, और आपको रिटर्न क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा आपका एक मैप, ठीक है।
जब आप इसे कॉल करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको एक मैप रिटर्न करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको पता होगा कि मैप बनाया जाता है, यानी कि की एंड वैल्यू पेयर्स बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें आईडी होगी। आईडी कहाँ से आएगी भाई, जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है वो आप यहाँ पर कॉल करवा देंगे आईडी। ठीक है, फिर आएगा नेम। नेम में हम क्या कॉल कर देंगे, नेम, ईमेल, और फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है रोल। यहाँ पे रोल भी आ गया। डन। तो मेरा यहाँ पे मॉडल तैयार है। इसके अंदर हम कुछ और मेथड्स बनाना चाहें, जैसे टू स्ट्रिंग मेथड बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, लेकिन अभी आई गेस ज़रूरत नहीं है। अगर पड़ी ज़रूरत तो हम देख लेंगे। फ़िलहाल हमारे लिए इतना काम काफ़ी है। मेरा मॉडल तैयार है। अब आएंगे हम अपने यूआई पार्ट के ऊपर। सही है, तो यूआई बनाने के लिए मैं मॉडल को यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ, रजिस्टर.डाट पे आया और फटाफट से हम यहाँ पे अपना एक फॉर्म बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉडी में यूज़ किया हुआ है कॉलम। कॉलम को मैं रैपअप करूँगा पैडिंग के साथ, ताकि मैं अपने फॉर्म को थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड कर दूँ फ्रॉम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट से। तो मैंने ऑल 16 दे दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया टेक्स्ट फील्ड। क्या यूज़ की मैंने, टेक्स्ट फील्ड। कितनी टेक्स्ट फील्ड मुझको यहाँ पे चाहिए होंगी, मुझे 3 फील्ड्स चाहिए और एक मुझे ड्रॉप डाउन फील्ड चाहिए। ड्रॉप डाउन फील्ड वो होगी जिसमें मैं क्लिक करूँगा तो रोल्स मेरे सामने आ जाएंगे, जैसे यूज़र, ड्राइवर वगैरह। ठीक है, नहीं, ड्रॉप डाउन मेन्यू फील्ड होती है। ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगा सकते हैं, लेकिन फिर अभी वैलिडेशन वाला काम भी आ जाएगा तो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर मुझको चाहिए कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोलर अपनी इनिशियलाइज करने, नेम कंट्रोलर। सही है, कंट्रोलर हम किस लिए बनाते हैं कि जब भी हमें अपनी इनपुट फील्ड से डेटा एक्वायर करना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं, जो कि हम अपनी हर एक टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो एक आगे नेम कंट्रोलर, दूसरा आगे ईमेल कंट्रोलर, एंड देन वी हैव पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, अब आएंगे हम अपनी टेक्स्ट फील्ड के अंदर और हर टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम इनको कनेक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेकोरेशन हम ऐड करेंगे अपनी टेक्स्ट फील्ड के अंदर। इसमें मैंने इनपुट डेकोरेशन लगाई और इनपुट डेकोरेशन के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, हिंट टेक्स्ट। हिंट टेक्स्ट के अंदर मैंने मेंशन किया इंटर नेम। ठीक है, और हाथ के हाथ हम यहाँ पे कंट्रोलर भी कनेक्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने कंट्रोलर कौन सा कॉल करना है, नेम कंट्रोलर। डन। अब बाकी फील्ड्स पे भी हमने यही काम करना है। मैंने इसमें आके मैंने यहाँ पे कौन सा कंट्रोलर कनेक्ट किया, ईमेल कंट्रोलर, और इसको भी मैं डेकोरेशन यहाँ पे दे दूँगा। मैं ये डेकोरेशन ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। मैं यहाँ पे इसे डेकोरेशन दे दूँगा और मैं इसको भी डेकोरेशन दे दूँगा। यहाँ पर बस मुझे हिंट टेक्स्ट चेंज करना है। ये हो जाएगा इंटर ईमेल और ये हो जाएगा इंटर पासवर्ड। रिफ़्रेश करेंगे तो आउटपुट हमारे सामने आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, और मैंने यहाँ पे ना एक ड्रॉप डाउन मेन्यू फील्ड बनानी है। ड्रॉप डाउन फील्ड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे जो है वो क्या करना होगा, एक विजिट लेना होगा जिसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म जी। अब यहाँ पर मैंने जो सेकंड चीज़ यहाँ पे ले ली है वो क्या है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड है। इसमें मुझे आइटम्स प्रोवाइड करनी है। आइटम्स के अंदर हम ऑप्शंस देंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस नज़र आने चाहिए। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ना, मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने क्या बना रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ। इस लिस्ट की जो टाइप है वो मैं रखूँगा यहाँ पर क्या, स्ट्रिंग। सही है, रोल्स। अब इसमें कौन कौन से रोल्स होने चाहिए तो मैंने यहाँ पे बता दिया। एक तो होगा हमारे पास यूज़र का रोल होगा और दूसरा रोल यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, ड्राइवर। मैं ऐसे यहाँ पे ड्राइवर का रोल ले रहा हूँ। अच्छा, एडमिन यहाँ नहीं रखोगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर एडमिन यहाँ रख दिया तो हर कोई एडमिन के तौर पे रजिस्टर हो जाएगा। तो सिक्योरिटी रीजंस हम एडमिन को यहाँ पे नहीं रखेंगे। एडमिन का अकाउंट हम जो है वो मैनुअली क्रिएट करेंगे फाइल स्टोर पे जाके, और उसके क्रेडेंशियल्स जो भी एडमिन होगा हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। हम यहाँ पर एडमिन का ऑप्शन कभी भी नहीं रखेंगे, वरना ऐसे तो कोई भी एडमिन बन जाएगा। सही है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बाकी जो एडमिन के अलावा रोल्स हैं वो रखे हैं, जैसे कि यूज़र और ड्राइवर, या और कोई हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दे दिया
सिलेक्टेड रोल, बाय डिफ़ॉल्ट ये नल है, नल कह रहा हूँ सॉरी, एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने उसको यहाँ पे दे दिया, डन। अब आएंगे हम यहाँ पर और ये कह रहा है कि भाई मुझे चाहिए आइटम्स। अब आइटम्स में इसको मैं आइटम्स कैसे प्रोवाइड करूँ, इसको यहाँ पे क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स चाहिए इसको, और मेरे पास क्या है यहाँ पे लिस्ट ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना डेटा कन्वर्जन मुझे करनी पड़ेगी, मुझे स्ट्रिंग्स को ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एरे का नाम बताऊँगा। एरे का नाम मैंने रखा था ऊपर क्या, रोल्स डॉट, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मैप मेथड। कौन सा मेथड, मैप क्या करता है, बेसिकली इट्स एन आइटरेटिव मेथड, ठीक है, जो कि आपके तमाम एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने की सलाहियत रखता है, सही है। मिसाल के तौर पे मेरे इस रोल्स वाले एरे के अंदर क्या है, एलिमेंट्स स्ट्रिंग्स है ना, जैसे आपने ऊपर देखा, एलिमेंट्स कौन है, यूज़र है और ड्राइवर है, सही है। अब मुझे ना इनको किस में तब्दील करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स में कन्वर्ट करना है, ताकि उस एरे में इस फील्ड में मैं आइटम्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए मैप मेथड यूज़ किया, और मैंने ना यहाँ पर एक मेथड बनाना है आपके सामने। इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली ये मेथड एक तरह का लूप है जो कि रोल्स में जाएगा और हर एक रोल को उठा के लेके आएगा, ठीक है, और उसको किस में रख देगा, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम में, ठीक है, किस में रख देगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के अंदर। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए और उसमें वैल्यू शो किस तरह होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे इनके अंदर बताना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे विजेट कॉल की है, इसमें सबसे पहले आपको बतानी होगी कि वैल्यू क्या होगी इसकी, और फिर ये वैल्यू नज़र कैसे आएगी वो आप किस में बताओगे, चाइल्ड में बताओगे। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू इसको क्या दे दी, रोल। अब कौन सा रोल जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, रोल की टाइप देख रहे हो क्या आ रही है, स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने ऑब्वियस सी बात है रोल्स जो रखे हैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखे हैं, ऐसा है। उसके बाद चाइल्ड में दिखाना किस शक्ल में, तो मैंने क्या है टेक्स्ट की शक्ल में दिखाना है, क्या दिखाना है यहाँ पे, रोल दिखाना है। तो अब होगा ये कि मैप का जो मेथड है वो हर एक रोल को उठाएगा जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और इसको किस में चेंज कर देगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम में। उसकी वैल्यू यहाँ पे रोल सेट कर देगा और उसको यहाँ पे एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखा देगा, और इन द लास्ट हम इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक लिस्ट में। अब इस लिस्ट की टाइप देख रहे हो यहाँ पे क्या बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा काम था और ये हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद आता है ऑन चेंज, कि यार जब मैं चेंज करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये किस तरह की फील्ड आ रही है यहाँ पर, ये आ गई आपके सामने एक ड्रॉप डाउन फील्ड। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो यूज़र और ड्राइवर का ऑप्शन आ रहा है, सही है। अब यहाँ पर जब मैं चेंज करूँगा तो ये वैल्यू की टाइप क्या आ रही है बताओ, स्ट्रिंग, क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग्स थी ना दोनों, सही है। तो अब ये जो भी स्ट्रिंग है, मिसाल के तौर पे मैंने यूज़र सेलेक्ट किया, तो ये यूज़र जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये किसके अंदर आएगा, वैल्यू में ड्रॉप हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने ड्राइवर सेलेक्ट किया तो ये किसके अंदर आएगा, वैल्यू में आ जाएगा। तो अब ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी मेरे सेलेक्ट करने पर, वो मुझे किसके अंदर सेट करनी है, वो मैंने सेट करनी है ऊपर जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है सिलेक्टेड रोल के नाम से, उसके अंदर ये वैल्यू मैंने क्या करवा दी, सेट कर दी। और हाँ, सेट स्टेट कॉल करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि वरना आपकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे सेट स्टेट के अंदर क्या लॉजिक लगाई, मैंने कहा यार मैंने जो वैल्यू भी सिलेक्ट की है ना, चाहे मैंने ड्राइवर सेलेक्ट किया है या चाहे मैंने यूज़र सेलेक्ट किया है, वो तुम किस में रख दो, वो तुम सिलेक्टेड रोल में रख दो। गॉट इट। चलें अब हम यहाँ पर वापस इसको एक बार ही रिफ़्रेश कर लेंगे, और यहाँ पर अब इसको मैं एक काम ये करता हूँ कि ना यहाँ पर एक अगर हम डेकोरेशन लगा सकें इसके अंदर, इनपुट डेकोरेशन, और जैसे मैंने ऊपर हिंट टेक्स्ट दिया है ना, यहाँ पर भी दे दूँगा ताकि पता चल सके, सिलेक्ट रोल, डन। तो अब यहाँ पर सॉरी मैंने हेल्पर टेक्स्ट लगा दिया तो छोटा सा नीचे लिखा आ रहा है, तो मैं हिंट टेक्स्ट लगाऊंगा। अब ठीक है,
यहाँ सेलेक्ट रोल आ गया। अब यहाँ से जाकर मैं रोल सेलेक्ट करता हूँ, तो जो भी रोल सेलेक्ट करूँगा वो रोल यहाँ पर आ जाएगा। डन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड के बाद मैंने यहाँ पर ऐड करना है एक बटन ऐड करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा साइज़ बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर पास क्या करते हैं, चाइल्ड के अंदर हम क्या पास करेंगे, कौन सा बटन, एलिवेटेड बटन क्या होता है कि जब आपने बेसिकली एक फुल साइज़ का बटन यूज़ करना हो जो कि वाज़े तौर पे प्रोमिनेंटली नज़र भी आए, तो उसके लिए आप एलिवेटेड बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऑन प्रेस का फंक्शन पास करूँगा और चाइल्ड के अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, टेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा होगा, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट। अच्छा, अब होना यहाँ पर ये चाहिए कि बटन को मैं साइज़ प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि वाज़े तौर पे नज़र आए। हाइट दे दी मैंने इसको 50, विड्थ दे दी मैंने इसको कितनी, डबल डॉट इन्फिनिटी, मतलब पेज की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करे, सही है। उसके बाद यहाँ पे ना बटन को स्टाइल भी दे दिया। इसमें हम पास क्या करते हैं, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम का मेथड, और इस स्टाइल फ्रॉम मेथड के अंदर हम अपने बटन की स्टाइलिंग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया ब्लू। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। इसको मैं यहाँ पे हाथ के हाथ फोरग्राउंड कलर भी दे दूंगा, जिसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया वाइट, सही है। तो अब ये प्रॉपर हो गया, लेकिन स्पेसिंग मुझे थोड़ी थोड़ी चाहिए यहाँ पर। तो स्पेसिंग ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉलम में आते हैं और कॉलम में जो स्पेसिंग नाम की फील्ड होती है ना, इसके अंदर आकर मैं स्पेसिंग डिफ़ाइन कर दूंगा। मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल्स की स्पेसिंग ऐड कर दी हर एक फील्ड और बटन के बाद। ठीक है, बेहतर है। तो फॉर्म तैयार है, बस अब करना कुछ ये है कि अब हमने अपना बैकएंड का कोड करना है, सही है। बैकएंड का कोड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सर्विस पे और फिर कंट्रोलर पे। मॉडल तैयार है, मॉडल बना रखा हुआ है यहाँ पे। बैकएंड कोड करने के लिए सर्विस पे जाऊँगा मैं, और सर्विस में मैं यहाँ पर अपनी एक सर्विस क्रिएट करूँगा जिसका नाम क्या है, ऑथ सर्विस। मैंने इसको नाम क्या दिया, ऑथ सर्विस नाम दिया। डन। यहाँ मैंने बनाई एक क्लास और इसको मैंने नाम दिया ऑथ सर्विस, सही है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि मुझे इंस्टेंसेस बनाने। कौन से इंस्टेंसेस बनाने, मुझे यहाँ पे फायरस्टोर का इंस्टेंस चाहिए, और मुझे किसका इंस्टेंस चाहिए, मुझे ऑथ क्लास का इंस्टेंस चाहिए, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइनल फायरबेस ऑथ, मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए थे आपके सामने अभी, उनके ना यहाँ पर बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने। तो मैंने अब किया तो था, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा, मेरे ख्याल में हुआ नहीं है क्या। लेट मी चेक कि आ क्यों नहीं रहा। पबस्पेक YML में जाकर हम देखते हैं कि पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। तो पैकेजेस तो इंस्टॉल हो गए, सजेशन नहीं दे रहा। जो भाई मुझे मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा लग रहा है, तो मैं यहाँ से मैनुअली जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा। समटाइम्स नहीं देता, तो आपने ऐसे करना है कि खुद से यहाँ पर आकर लिख के जो है वो आपने अपने पैकेजेस को स्टोर इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए, फायरबेस ऑथ भी और क्लाउड फायरस्टोर भी। अब इनके मैं यहाँ पे क्या बना लूँगा, आपके सामने इंस्टेंसेस बना दूँगा। तो पहला मैं इंस्टेंस यहाँ बना रहा हूँ फायरबेस ऑथ का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस आपके सामने बना दिया, यानी एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और उसके बाद मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, फायरबेस फायरस्टोर का। और ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेरे डेटाबेस को, ठीक है। फायरबेस आ जाओ भाई, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। डन। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स। कौन से मेथड्स, जैसे यूज़र को साइन अप करना हो, लॉगिन करना हो, लॉग आउट करना हो, उनके मेथड्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं एक मेथड लिख रहा हूँ। मेथड को यहाँ पर मैंने टाइप बताइए फ्यूचर, और फ्यूचर में मुझे रिटर्न क्या करेगा, मैंने कहा ये मुझे रिटर्न करेगा एक मॉडल। क्या रिटर्न करेगा,
एक मॉडल। सही है, इसको मैंने यहाँ पे नाम क्या दिया है, रजिस्टर। मेथड को नाम क्या दिया, रजिस्टर। और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, क्योंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन है तो जाहिर सी बात है इसकी टाइप मुझे एसिंक्रोनस रखना होगी। अब जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे यहाँ पे नेम चाहिए होगा, मुझे यहाँ पर ईमेल चाहिए होगी, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, मुझे पासवर्ड भी चाहिए होगा। तो ये 3 चीज़ें मुझे रजिस्ट्रेशन करते दौरान चाहिए होंगी। उसके बाद मैं अपने मेथड के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ट्राई एंड कैच लगा दिया, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उससे निपटा जा सके, उसको हैंडल किया जा सके। ठीक है, यानी एक्सेप्शन कोई एरर वगैरह आता है तो उसको हैंडल करने के लिए ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं आया ऑथ के अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहले पास किया ऑथ डॉट, और यहाँ पर मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब ईमेल एंड पासवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर ये पैरामीटर बनाए थे ऊपर, ईमेल और पासवर्ड। ये मैंने पैरामीटर्स कहाँ दे दिए इसको, ईमेल में ईमेल प्रोवाइड कर दिया, और फिर पासवर्ड में मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है भाई। और क्योंकि अकाउंट बनने में टाइम लग सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे डिपेंड होता है, तो मैंने यहाँ वेट लगाया कि भाई वेट कर लेना। ठीक है, वेट करने के बाद जब यूज़र का अकाउंट बन गया तो अब गेट यूज़र डेटा या अपलोड यूज़र डेटा टू फायरस्टोर। अब हम क्या करेंगे कि जब अकाउंट बन गया तो अब यूज़र का तमाम डेटा फायरस्टोर के ऊपर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक यूज़र मॉडल बनाऊंगा आपके सामने, यूज़र मॉडल, यूज़र डेटा। मैंने मॉडल तैयार किया था वो इसीलिए ही किया था कि ताकि अब यूज़र से सारी चीज़ें लेकर हम क्या कर सकें। देखो यहाँ पे सिर्फ नेम और ईमेल आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो अब यहाँ पर ये जो नाम आप दोगे और जो ईमेल दोगे वो आपने किस में सेट करवा दी, नेम में नेम सेट करवा दिया, और ईमेल में आपने ईमेल सेट कर दी। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, आईडी। अब आईडी कहाँ से आएगी, अब जाहिर सी बात है आप अकाउंट बना रहे हो ना, तो फायरबेस क्या करता है, जो भी यूज़र अकाउंट बनाता है तो फायरबेस उसके लिए एक यूनिक आईडी बना देता है। सही है। आईडी कहाँ से आएगी, आईडी आएगी ऑथ से। सही है। मैंने कहा ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट यूज़र आईडी। सही है, कि अभी जो बंदा जिसने साइन अप किया है उसकी आईडी यहाँ पर आ जाए, और उसके साथ ही साथ मुझे रजिस्ट्रेशन करते दौरान रोल भी तो चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं एक और फील्ड बना देता हूँ, रोल। सही है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, रोल। अब रोल मैंने कहाँ प्रोवाइड करना है, यहाँ पर मैं फर्दर ऑट के ऐड कर दूंगा। पासवर्ड देखें, हम कभी भी फायरस्टोर में सेव नहीं करते। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपना पासवर्ड फायरस्टोर में सेव करो। वो ऑलरेडी फायरबेस ना अपने एंड पे खुद से इनक्रिप्ट कर लेता ऑथेंटिकेशन पे, तो हम कभी भी अपने डेटाबेस में अपना पासवर्ड स्टोर नहीं करवाते। ठीक है, तो ये मेरा तमाम डेटा है जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चराइज कर लिया है यूजिंग आवर मॉडल। और अब ये सारा डेटा मैंने कहाँ अपलोड करना है, डेटाबेस पे। ठीक है, डेटाबेस डॉट कौन सी कलेक्शन में अपलोड करना है, कलेक्शन का नाम मैंने दे दिया कि यार यूज़र्स की कलेक्शन में कर देना। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाओगे तुम। अब डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, यूजुअली हम जो नाम रखते हैं ना जिसके अंदर यूज़र का डेटा जाता है वो यूज़र की आईडी पे ही रख देते हैं। ठीक है, अब यूज़र की आईडी कहाँ से लाएं भला, क्या हो गया, ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट यूआईडी। ठीक है, मैंने कहा कि आपने कौन सी कलेक्शन में जाना है, आपने यूज़र्स की कलेक्शन में जाना है, और वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट बनाना है किसके नाम पे, जो बंदा अभी साइन अप किया है ना जिसने, उसकी आईडी के नाम पे ही उसका आप डॉक्यूमेंट बना दीजिएगा। सही है, और उसमें आप क्या क्या चीज़ें सेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे इसको सारा डेटा प्रोवाइड करना है।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको अपना डेटा प्रोवाइड करना है, और डेटा प्रोवाइड करने के लिए देखो मैंने ऊपर यूज़र डेटा बनाया है। ये यूज़र डेटा हमने यहाँ पर कहाँ पे सेट करना होगा, सेट मेथड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये अपना डेटा पहले स्ट्रक्चराइज किया। स्ट्रक्चराइज करने के बाद मैंने कहा ये डेटा सारा कौन सी कलेक्शन में जाएगा, ये यूज़र्स की कलेक्शन में जाएगा। किस डॉक्यूमेंट में जाएगा, इस डॉक्यूमेंट में जाएगा जो यूज़र की आईडी के ऊपर है, और उसमें हम सेट कर देंगे यूज़र का डेटा किस शक्ल में, मैप की शक्ल में। और जैसे कि मैंने फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या बताइए, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे जब भी कॉल होगा, यूज़र मॉडल। तो मेरे पास यूज़र मॉडल बना हुआ है, ये ना यूज़र डेटा। तो यहाँ से ये सारा काम हो जाने के बाद मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ से यूज़र का डेटा क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। यानी जहाँ कहीं पे भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, उसको यूज़र का डेटा मिल जाएगा। सही है। और हाथ के हाथ यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करते चलेंगे, ताकि अगर किसी भी किस्म की एक्सेप्शंस आती हैं तो उनको यहाँ पर हैंडल किया जा सके। यूजली यहाँ पे जो एक्सेप्शन आती है वो हम कहते हैं ऑन फायरबेस एक्सेप्शन। कि फायरबेस की तरफ से अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उसको कैच करना। किस में कैच करोगे, इस पैरामीटर में कैच करोगे, और पैरामीटर में कैच करने के बाद उसको तुम क्या करोगे, दोबारा। तो एक्सेप्शन यहाँ से कैच होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से जो भी एक्सेप्शन के अंदर मैसेज है ना हमारा, वो हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, उस एक्सेप्शन मैसेज को हम यहाँ से क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। सही है। यानी फायरबेस जो भी आपको एक्सेप्शन मैसेज दे रहे हैं उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, अगर फायरबेस के पास कोई एक्सेप्शन मैसेज नहीं है तो यहाँ पर हम क्या कहलवा देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग। कि अगर फायरबेस के पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम क्या कहलवा देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। गॉट इट। यहाँ तक हमारा ये फंक्शन बन जाता है, फंक्शन तैयार है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन जो हमने बनाना है वो कौन सा है, साइन इन का फंक्शन है। तो साइन इन फंक्शन के लिए मैं इसी पूरे फंक्शन को यहाँ से क्या कर लूँगा, आपके सामने एज इट इज़ पूरा का पूरा यहाँ से क्या कर लूँगा, एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। ये कोई काम ना डायरेक्ट भी किया जा सकता था। डायरेक्ट मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ऑन प्रेस के ऊपर ये फंक्शन कॉल कर देता, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो कभी भी ऐसी अप्रोच के साथ काम नहीं किया जाता है कि आप ये तमाम चीज़ें अपने फ्रंट एंड पे हैंडल कर रहे हो। ठीक है, ये तमाम चीज़ें लेयर बना के काम किया जाता है कि आपकी एक सर्विस की लेयर होती है, आपकी रेपोजिटरी बनती है, आपका कंट्रोलर होता है, आपका प्रोवाइडर होता है, और वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल किया जाता है। अगर आप ये तमाम चीज़ें सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर हैंडल करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं है। और आप फिर बड़े प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करने जाते हैं ना, और वहाँ पर इस अप्रोच के साथ काम करेंगे तो आपकी ना कोलैबोरेशन हो पाएगी किसी के साथ, और ना फिर आपको आगे चल के अपना कोड समझ में आएगा। जब आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तब आपको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि यार आप लोग किसी एक पैटर्न के ऊपर काम करो, एक आर्किटेक्चर पे काम करो, MVC, MVVM, क्लीन आर्किटेक्चर वगैरह पे आप काम कर सकते हैं, जिससे आपका कोड ऑप्टिमाइज रहे, मेंटेनेबल रहे, मैनेज करना आसान रहे। सही है। कभी भी फ्रंट एंड पे कोड नहीं किया जाता, फ्रंट एंड पे फ्रंट एंड रहे। बिजनेस लॉजिक हमेशा सेपरेट रहनी चाहिए, और आपकी स्टेट मैनेजमेंट भी सेपरेट रहनी चाहिए। सही है। तो इस वजह से मैं आपको इस तरह से काम करवा रहा हूँ, और आपको लग भी रहा होगा कि ये काम थोड़ा सा लंबा हो रहा है काम, लेकिन ये आपके आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और मेथड बनाया, और इसको मैं यहाँ पे नाम क्या दूंगा, रजिस्टर के बजाय क्या नाम दूंगा, लॉगिन या साइन इन, जो आपको नाम ठीक लगे। यहाँ पे नेम हम हटा देंगे, नेम नहीं चाहिए होगा हमें। सही है। सिर्फ मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए होगा। और जब भी लॉगिन का मेथड भी कॉल होगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये यूज़र की मॉडल्स रिटर्न कर देगा। सही है। उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने सिर्फ और सिर्फ मेथड का नाम चेंज करना है, और डॉट क्रिएट के बजाय यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड आ जाएगा। सही है। अब साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड का मेथड कहता है कि भाई आप सिर्फ ईमेल दें और पासवर्ड दें, मैं आपको लॉगिन कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, ये डेटाबेस पे डेटा अब अपलोड तो नहीं होगा, अपलोड सिर्फ तब होगा जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो।
लॉगिन करते दौरान ये काम दोबारा नहीं करना है आपने, ठीक है, ये काम नहीं होगा यहाँ पर, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब होगा ये कि जब बंदा लॉगिन हो जाएगा ना, तो जो बंदा लॉगिन हुआ है उसका जो डेटा फाइल स्टोर पे रखा हुआ है वो हम यहाँ पर एक्वायर करेंगे, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि उसका रोल क्या है, उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, एंड सो ऑन। तो वो काम किस तरह किया जाएगा, उसके लिए पहले हमें जाना होगा कहाँ पर, उसके डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा auth.collection database.collection, ठीक है, database.collection। और कौन सी कलेक्शन में जाना है भाई, यूज़र्स की। किसके डॉक्यूमेंट में जाओगे, जो बंदा लॉगिन हुआ है ना अभी, करंट यूज़र के आपने डॉक्यूमेंट में जाना है। तो मैंने यहाँ पे कहा auth.current_user.user_id, सही है। और यहाँ पे जाने के बाद, यूज़र आईडी पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से उसका तमाम डेटा गेट कर लेंगे, सही है। मैंने कहा बंदे को लॉगिन करो, लॉगिन होने के बाद तुम उसकी यूज़र्स की कलेक्शन में जाना, उसके अपने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में जाना और सारा डेटा वहाँ से क्या कर लेना, गेट कर लेना। अब डेटा आएगा, तो डेटा आएगा तो उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सेकेंड, मुझे देखना होगा कि गेट हमारे पास डेटा किस फॉर्मेट में ला रहा है। ये किस फॉर्मेट में ला रहा है डेटा, ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट की शक्ल में डेटा ला रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि ये जो टाइप बताई हुई है ना इसने, ये एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये क्या टाइप में डेटा ला रहा है। तो मैंने यहाँ से जाके एज इट इज़ गेट पे होवर किया, और ये जिस टाइप का डेटा लेके आएगा वो किस फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के फॉर्मेट में है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, सही है। एंड आफ्टर कॉपीइंग दिस, अब यहाँ पर मैं एक डेटा वेरिएबल बनाऊँगा। वेरिएबल को मैंने नाम दिया क्या, डेटा, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ फ्यूचर। तो जब बात आती है फ्यूचर की तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा ऐसा तो नहीं है ना कि फ़ौरन आ जाएगा, तो आपको वेट करना होगा। तो मैंने कहा वेट करना, और जब डेटा आ जाए तो वो किस में रख देना, फिर आप किस में रख देना, डेटा वेरिएबल में रख देना। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि यार मेथड की टाइप क्या है, यूज़र मॉडल। जब लॉगिन का मेथड कॉल होगा तो मुझे क्या ला के देगा, फ्यूचर में मुझे क्या ला के देगा, एक यूज़र मॉडल जिसके अंदर तमाम यूज़र का डेटा होगा। मतलब बंदा जब लॉगिन करता है तो उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड नॉट पासवर्ड, रोल क्या है उसका, वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने कहा रिटर्न करो यूज़र को। अब डेटा रिटर्न किस शक्ल में करना है भाई, मॉडल की शक्ल में। आ किस शक्ल में रहा है मेरे पास, मैप की शक्ल में आ रहा है। हमने अभी मॉडल के अंदर एक मेथड बनाया था फ्रॉम मैप, क्या करता था, मैप लेता था और बदले में क्या बनाता था उसका आपके लिए मॉडल, याद होगा, ये रहा, ये वाला मैप टू मॉडल, और ये क्या था, मॉडल टू मैप। मैंने अभी बताया था मैप टू मॉडल तब इस्तेमाल किया जाता है जब डेटा आता है तो आता मैप की शक्ल में, लेकिन हम यूज़र को किस शक्ल में बना के देते हैं, मॉडल की शक्ल में, सही है। तो मैंने यहाँ पे कहा, मैंने ना इसी मेथड को कॉल करना है, फ्रॉम मैप मेथड को कॉल करना है। तो उसके लिए मैंने कहा यूज़र मॉडल आ रहा है फ्रॉम मैप कह रहे हैं आप भाई मुझे क्या देंगे, मैप देंगे। अब मैप कहाँ पर आ रहा है भाई, मैप आ रहा है डेटा में। तो मैंने यहाँ पे डेटा को कॉल किया, मैंने कहा डेटा डॉट, बल्कि इसको मैं नाम डेटा नहीं देता, कुछ और दे देता हूँ, क्योंकि मेथड का नाम भी डेटा है और इसका नाम भी डेटा है, तो फिर कन्फ्यूजन ना हो जाए। मैंने कहा यूज़र डॉट, इसमें डेटा नज़र आ रहा है आपको, ये आ रहा है डेटा, बताओ इसकी फॉर्मेट क्या है, मैप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा एस मैप, यहाँ पे मैंने ना एलाइज लगा दिया, एलाइज इस वजह से लगाया क्योंकि नल सेफ्टी के लिए। मैंने यहाँ पे कहा कि यूज़र का तमाम डेटा आप जो कि किस शक्ल में आ रहा है मेरे पास, मैप की शक्ल में आ रहा है, वो किसे दे दो, फ्रॉम मैप को दे दो। फ्रॉम मैप क्या करते हैं, कहते हैं कि लाइए आप मुझे मैप दें और मैं आपको इसका क्या बना के दे दूँगा, मॉडल बना के दे दूँगा, बस।
अब जैसे ही ये मॉडल देगा, जैसे ही मॉडल देगा वो मैं यहीं से फटाफट क्या कर दूंगा यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। ठीक है भाई, अभी मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करवा पाऊँगा, मतलब लॉगिन करना थोड़ा सा टाइम तलब हो जाएगा, बट लेट्स सी। ये फंक्शन भी तैयार है और बस हाथ के हाथ अब हम यहाँ पे लॉग आउट का फंक्शन बनाएंगे। और लॉग आउट का फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसकी जो टाइप है, देखो जब बंदा लॉग आउट होता है तो जाहिर सी बात है उसका डेटा तो नहीं चाहिए होगा ना उस दौरान, तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप क्या सेट कर दूंगा, वाइड, के भाई कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसे लॉग आउट कर दो आप। ठीक है, मेथड को नाम क्या दिया, लॉग आउट। अच्छा, लॉग आउट करते दौरान कुछ चाहिए होगा यूज़र से, ईमेल, पासवर्ड? नहीं ना, कुछ भी नहीं चाहिए होगा। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस आपने क्या करना है यहाँ पर ऑथ डॉट कौन सा मेथड कॉल करेंगे, साइन आउट। फायरबेस का फंक्शन होता है साइन आउट का फंक्शन, सही है। मैंने कहा यहाँ पे आप क्या कर देना भाई, साइन आउट कर देना। अच्छा, उसके बाद ये सब यहाँ से हट जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा कोड है साइन आउट का। देखो हमने कहा ट्राई करो साइन आउट करने की, और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए फायरबेस की तरफ से तो उसको कैच करना और वो यूज़र को थ्रो कर देना, यूज़र की तरफ भेज देना। और अगर कोई भी मैसेज ना हो ना फायरबेस के पास तो क्या कहोगे तुम कि समथिंग वेंट रॉन्ग। गॉट इट? तो दिस इज़ ऑल। मेथड तैयार हैं, तीनों मेथड बन चुके हैं, रजिस्टर, लॉग इन, लॉग आउट। तो ये मेरी डेटा सोर्स रेडी हो चुकी है, यानी कि मेरी यहाँ पे बेसिकली सर्विस रेडी हो गई है। अब सर्विस रेडी हो गई है, अब मैंने किस पे काम करना है, अपने कंट्रोलर पे। मेरा मॉडल तैयार है, मेरा व्यू तैयार है, मेरी सर्विस भी रेडी है। अब मुझे कंट्रोलर पे काम करना है, जिसके अंदर मैं बिजनेस लॉजिक और किसको हैंडल करूँगा, स्टेट मैनेजमेंट को। अब तो चले हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइडर इंस्टॉल करते हैं। प्रोवाइडर इंस्टॉल करने के लिए आपने अगेन जाना है कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड डिपेंडेंसी, और यहाँ पर आपने जाके सर्च करना है क्या, प्रोवाइडर। ये आ रहा है ऑन द टॉप, ये बस आपने क्लिक करना है और ये प्रोवाइडर आपके पास इंस्टॉल हो रहा है, सही है। ऑलमोस्ट काम बस रेडी है, बस हमारा कंट्रोलर बनेगा और ये बाकी की सारी चीज़ें वहाँ हैंडल होंगी। तो कंट्रोलर फोल्डर खाली है, मॉडल तैयार, सर्विस रेडी है, व्यू भी रेडी है। कंट्रोलर्स पे आएंगे और कंट्रोलर में आने के बाद अपना कंट्रोलर हम बनाएंगे, और इस कंट्रोलर को मैं नाम दूंगा ऑथ कंट्रोलर। जैसे कि मैंने बताया, बेसिकली मैं अपना कंट्रोलर और प्रोवाइडर मर्ज करके काम करूँगा। चाहो तो कंट्रोलर की लेयर अलग कर दो, प्रोवाइडर की लेयर अलग कर दो। रिकमेंड तरीका भी है कि इस तरह काम किया जाए, लेकिन अभी मैं कोई बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहा, मैं एक आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बता रहा हूँ। तो इसमें मैं ये करूँगा कि दोनों को मर्ज करके एक जगह पे काम करूँगा, यानी स्टेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोलर दोनों एक जगह पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो खैर अब कौन सी फाइल में हूँ मैं करेंटली, कंट्रोलर पे। और अब चलते हैं यहाँ पे कंट्रोलर बनाने पे। कंट्रोलर के लिए मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, किस नाम से, ऑथ कंट्रोलर, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, जो कि इनहेरिट करेगी आपके पास कौन सी क्लास को, चेंज नोटिफायर को। चेंज नोटिफायर क्या होता है, जब भी आपकी एप्लीकेशन में कहीं पर भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस अकर होते हैं, उनको ऑब्जर्व करवाता है कौन, नोटिफायर, सही है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बनानी है। मैं यहाँ पे ना पहले से एक कमेंट करके छोड़ देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आनी चाहिए इंस्टेंसेस, स्टेट वेरिएबल्स और गेटर्स एंड सेटर्स नहीं सॉरी गेटर्स काफ़ी रहेंगे। देन वी हैव मेथड्स, और इसके अलावा बस फिलहाल ये काफ़ी है। तो पहले हम बनाएंगे इंस्टेंसेस। अब इंस्टेंसेस यानी कि वो इंस्टेंस कि जहाँ से डेटा आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि आपका कंट्रोलर किसके साथ कनेक्ट हुआ होगा, सर्विस के साथ। सर्विस से डेटा आएगा मॉडल की शक्ल में, लेकिन आप फिर वो किसको दोगे, कंट्रोलर को। तो भाई आपको अपने कंट्रोलर को सर्विस के साथ कनेक्ट करना है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक, आपको कॉल करना पड़ेगा अपनी ऑथ सर्विस को, जो मैंने अभी कोड किया है ना यहाँ पे, ये देखें, ये बनाई है मैंने ऑथ सर्विस, ये सारा कोड किया था। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ पर, आपके कंट्रोलर में, सही है।
तो मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, ऑथ कंट्रोलर कह रहा हूँ, ऑथ सर्विस। तो मैंने यहाँ पर अपनी ऑथेंटिकेशन सर्विस का बेसिकली यहाँ पर क्या बना लिया, एक इंस्टेंस, या आप कह लें कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स पे, सॉरी स्टेट वेरिएबल्स पे। स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो भाई, जब स्टेट चेंज होगी तो लोडिंग हो रही होगी। मिसाल के तौर पे मैं रजिस्टर का बटन प्रेस करता हूँ तो लोडिंग होगी, सही है। इसके अलावा हो सकता है कोई एरर आ जाए। अब मैंने रजिस्टर का बटन प्रेस किया लेकिन बाय चांस किसी भी वजह से कोई एरर आ गया। अब उस एरर को ऑब्जर्व करना है, उस लोडिंग को ऑब्जर्व करना है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए भाई आपको बनाने पड़ते हैं वेरिएबल्स, जिनको हम कहते हैं कौन से वेरिएबल्स? स्टेट वेरिएबल्स। तो पहला वेरिएबल जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो है बूल इस रजिस्टर लोडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या सेट करने लगा हूँ? फॉल्स। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाया, कोई बता सकता है कि इसकी मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है कि वेरिएबल प्राइवेट है, इसको आप बिना गेटर के कॉल नहीं कर सकते, सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या सेट कर दिया आपके सामने? फॉल्स। कि भाई लोडिंग पहले से थोड़ी ना हो रही होगी, लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? फॉल्स है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बनाया, हाँ एक मैं बना लेता हूँ यूज़र, कि जो बंदा लॉगिन होगा तो उसका मुझको डेटा भी चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर मैंने बनाया यूज़र, सही है। एंड देन यहाँ पर एक चीज़ मैं और बना दूँगा जिसको मैंने यहाँ पे कर लिया, क्या? एरर मैसेज, सही है। मैंने आपके सामने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल क्या करेगा? यूज़र का डेटा कंटेन करेगा। दूसरा वेरिएबल लोडिंग स्टेट को मेंटेन करेगा कि लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही। फॉल्स है तो मतलब नहीं हो रही, ट्रू है तो मतलब लोडिंग हो रही है। और इसमें क्या स्टोर होगा? आपके एरर मैसेजेस किसमें स्टोर होने वाले हैं? इस वेरिएबल में होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको? सही है। अब क्योंकि ये तो हैं हमारे कौन से वेरिएबल्स? प्राइवेट वेरिएबल्स है ना, स्टेट वेरिएबल्स भी हैं और प्राइवेट भी है ना, क्योंकि अंडरस्कोर लगा हुआ है स्टार्टिंग में। तो इनको गेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? गेटर्स चाहिए होते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन अप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर ऊप में टॉपिक पढ़ा है इनकैप्सुलेशन, तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन इसी तरह होती है कि आपकी क्लास के अंदर आपके वेरिएबल प्राइवेट रहते हैं, उनको बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक रास्ता होता है एक्सेस करने का, और वो कौन होते हैं? गेटर्स होते हैं। गेटर्स की मदद से आप किसी भी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक गेटर बनाना है। अब पहला मतलब जितने वेरिएबल्स हैं ना उतने गेटर्स होंगे। तो मैं पहला गेटर बना रहा हूँ। पहला गेटर मैंने बनाया यूज़र मॉडल के लिए, गेट यूज़र के नाम से, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको गेट का कीवर्ड मेंशन करना पड़ता है बिकॉज इट्स अ गेटर, सही है। गेट, कहाँ चला गया? गेट यूज़र। जब इसे कॉल करोगे तो ये आपको क्या ला के देगा? जब भी गेट यूज़र को कॉल करोगे आपको प्राइवेट वेरिएबल यानी कि इसका डेटा लाकर दे देगा, जो कि अभी तो खाली है, सही है। लेकिन जब इसे आप कॉल करोगे तो आपको इसका डेटा ला करके दे देगा। उसके बाद आता है यहाँ पे बूलियन, और इसको भी मैं यहाँ पे क्या टाइप दे दूँ? गेट। और नाम देखो कुछ भी दे सकते हो आप अपने ना गेटर को। तो मैंने यहाँ इसको नाम दिया इज़ रजिस्टर लोडिंग, और ये जब कॉल करोगे तो ये आपको क्या ला के देगा? सजेशन दे दो। ये आपको ला के देगा इस रजिस्टर लोडिंग, सही है। जब इस गेटर को कॉल करोगे तो ये आपको किस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू ला के देगा? इस वाले की, यानी कि ये देखें, सही है। ऐसे ही नीचे वाले के लिए भी होगा। गेट गेट एरर मैसेज, और ये जब कॉल करोगे आपको क्या ला के देगा? या आपको एरर मैसेज ला देगा। गॉट इट। चले अब फटाफट से हम अपना रजिस्टर का मेथड बनाते हैं और इसको चेक करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने रजिस्टर मेथड बनाया तो है अभी ऑथ सर्विस में। तो भाई वो सिर्फ सर्विस मेथड था,
वो फायरबेस से डेटा लाने वाला मेथड था। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने फ्रंट एंड पे हैंडल करनी होंगी, जैसे लोडिंग कब होनी है, एरर कब आना है, एरर को कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ें हम अपने कंट्रोलर में करते हैं। सही है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बना रहा हूँ और इस मेथड का जो टाइप है वो मैं रखूँगा फ्यूचर वाइड। क्या रखूँगा? फ्यूचर वाइड। और इसको मैं नाम दूँगा, क्या नाम दूँ? यूज़र रजिस्टर। सही है। जब भी ये मेथड कॉल करोगे तो अगेन आपसे ये क्या मांगने वाला है बताओ? ये आपसे मांगेगा वही सब कुछ जो वहाँ पे मांग रहा था, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल। सही है। अब ये बेसिकली वो मेथड है जो कि मैं फ्रंट एंड से कॉल करूँगा। फ्रंट एंड से सारा डेटा लेगा किसमें? अपने इन वेरिएबल्स के अंदर, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रोल के अंदर मेरा तमाम डेटा आएगा। सही है। अब ये जो तमाम डेटा आएगा वो हैंडल कहाँ पर हो रहा होगा भाई? इस फंक्शन की बॉडी में। तो इसके लिए मैं अगेन यहाँ पर भी ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल करूँगा। और मैंने अभी आपके सामने ऊपर एक इंस्टेंस बनाया है। किसका इंस्टेंस है ये? ऑथ सर्विस का। ऑथ सर्विस में क्या था भला? ऑथ सर्विस में रजिस्टर का फंक्शन बना हुआ था जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था, लॉगिन का फंक्शन था और लॉगआउट का फंक्शन था। बस इन्हीं को कॉल करना है यहाँ पर। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ? यूज़र रजिस्टर। अब मैं अपनी ऑथ सर्विस को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने कहा ऑथ सर्विस डॉट, देखो आ रहे हैं फंक्शंस, लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्टर। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? रजिस्टर। जैसे ही रजिस्टर कॉल किया तो रजिस्टर ने कहा कि लाएँ आप मुझे अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड, रोल सब दे दें। यानी ये पैरामीटर यहाँ से डायरेक्ट किसके पास चले गए? इसके पास चले गए। अच्छा, अब जब आप रजिस्टर मेथड कॉल करते हो तो इट्स अ टाइप ऑफ, अच्छा देखो भाई, जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे अपनी जो स्टेट है उसको भी लेके चलना है साथ साथ। देखो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो स्टार्टिंग में लोडिंग आएगी या नहीं आएगी, है ना? तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार वो जो ऊपर मैंने मेथड बनाया है इस रजिस्टर लोडिंग का ना, उसको तुम क्या सेट कर दो? ट्रू कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या था वो? फॉल्स था ना। तो अब मैंने उसको कहा कि भैया तुम आप इसको क्या कर दो? ट्रू कर दो। और यूज़र को आगाह करो, नोटिफाई करो। किसको आगाह करो? किसको बताओगे? फ्रंट एंड पे बताओगे ताकि वहाँ पे लोडिंग दिखाई जा सके। तो बताने के लिए कि भाई लोडिंग ट्रू है, मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल किया है? नोटिफाई लिसनर। ये बताता है कि भाई लोडिंग हो रही है। सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ गया क्या? रजिस्टर का फंक्शन। रजिस्टर का फंक्शन कॉल हो रहा है और रजिस्टर का फंक्शन टाइम लेगा, तो मैंने कहा टाइम ले लो भले, मसला नहीं है। लेकिन जब बंदा रजिस्टर हो जाएगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? यूज़र का डेटा मिलेगा, है ना? किस फॉर्मेट में मिल रहा है? मॉडल की शक्ल में। सही है। तो अब ये डेटा ना मैं एक वेरिएबल में होल्ड करूँगा जिसकी डेटा टाइप क्या होने वाली है? मैंने कहीं पे वेरिएबल बनाया था यूज़र का नाम से, ये बनाया था हमने ऊपर। मैंने कहा था ये इसके अंदर हम यूज़र का डेटा स्टोर करेंगे, ऐसा है। बस इसी को तो कॉल करना है नीचे। तो मैंने नीचे इसको कॉल किया, कहाँ पर? यहाँ पर। और यूज़र का तमाम डेटा जो रजिस्टर के मेथड की तरफ से आएगा मॉडल की शक्ल में, वो सारा का सारा डेटा मैं किस में रख दूँगा? यूज़र मॉडल के अंदर रख दूँगा। सही है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो अगर डेटा आ गया, इसमें अगर डेटा आ गया तो कोई एरर आया होगा भाई। अगर डेटा सक्सेसफुली आ गया तो जो आपका कौन सा वेरिएबल है एरर मैसेज वाला, उसको क्या कर दो? नल कर दो कि भाई कोई एरर नहीं आया। तो स्टार्टिंग में पहले लोडिंग होगी। सही है, पहले लोडिंग होगी और यूज़र को बताया जाएगा कि यार लोडिंग हो रही है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, नाम, ईमेल, पासवर्ड, रोल के साथ। और जब तक रजिस्ट्रेशन हो रही है हम इंतज़ार करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी यूज़र का डेटा आएगा जो इसमें होल्ड किया जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन होते ही हम ये कहेंगे कि भाई एरर तो कोई नहीं आया, यूज़र रजिस्टर हो गया। एरर आएगा कब? जब आपका कैच चलेगा। तो मैंने कहा कि अगर कैच चलता है
तो फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई एरर आया होगा ना। कैश कब चलते हैं? जब एरर आता है। तो मैंने कहा फिर आप एक काम करो कि आपका जो भी एरर मैसेज है फायरबेस की तरफ से जो भी एरर मैसेज आया है उसको आप किस में डाल दो, एरर मैसेज में डाल दो। अगर बंदा लॉगिन हो गया, सॉरी अकाउंट बन गया, तब तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? नल। लेकिन अगर बंदा यहाँ पर मिसाल के तौर पे इसकी उसको कोई एरर आता है तो वो हम इसमें होल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फाइनली क्लॉज के बारे में जानते हैं आप लोग? फाइनली देखो, ट्राई कब चलते हैं? जब आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तब आपका कौन सा ब्लॉक चलता है? ट्राई। कैच कब चलते हैं? जब एरर आ जाए। और फाइनली दोनों सूरतों में चलता है। फाइनली दोनों सूरतों में चलता है, जब एरर आए या ना आए, फाइनली चलता है। अब फाइनली में आप ऐसा क्या काम करवाना चाहते हो जो दोनों सूरतों में हो? लोडिंग को फॉल्स करना। अगर रजिस्टर हो जाए तब भी आप लोडिंग बंद करना चाहोगे, और अगर एरर आ जाए तब भी आप लोडिंग बंद करना चाहोगे। जाहिर सी बात है ना, लोडिंग तो नहीं दिखाते रहोगे। तो फाइनली के अंदर मैंने कहा कि यार आप ना एक काम ये करें कि रजिस्टर लोडिंग को आप क्या कर दें, फॉल्स कर दें, और यूज़र को बता दें कि भाई लोडिंग को बंद कर लो। नोटिफाई कर दिया मैंने यूज़र को, बस इतना सा काम। मेथड तैयार है। अब बस इसको फ्रंट एंड पे कॉल करना है और यूज़र को रजिस्टर करना है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा ज़्यादा, मतलब 2 मिनट ऊपर हो रहे हैं, बट लेट्स गेट इनटू इट। इसको हम फटाफट से अब कॉल करेंगे कहाँ पर? अपने फ्रंट एंड पर। सही है, लेकिन मुझे अभी प्रोवाइडर भी सेटअप करना है। प्रोवाइडर सेटअप करना है और फिर फ्रंट एंड पे कॉल करना है और फिर यूज़र की रजिस्ट्रेशन होगी। तो उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, समझ में आई है चीज़ें? पक्की बात है या कन्फ्यूजन है? देखो, मैं ना लेयर वाइज काम करवा रहा हूँ MVC पैटर्न के अकॉर्डिंगली। अगर मैं ये काम डायरेक्ट करता तो मैं ये अभी 2 मिनट में हो जाता, लेकिन वो 2 मिनट वाला काम फिर 2 मिनट ही चलता। ये समझ में आया ना क्लियरली? चलें, गुड है। अपलोड कर दूंगा आपको, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा। मतलब मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, एक क्लासरूम बनाकर वहाँ अपलोड कर दूंगा। आप लोग मुझसे रब्ता कर लो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूँगा। अलग बनाएंगे और किसी भी बनाएंगे? नहीं, टेक्विस का अलग वो बना लूँगा ना क्लासरूम। वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे, आपको जो है ना लेक्चर मिल जाएगा। ये काम ना हम फ्रंट एंड पे कर सकते थे, लोडिंग वाला ना, लेकिन वहाँ पे फिर बहुत फोड़ना घिचमिच हो जाता। तो फ्रंट एंड जितना सेपरेट रखो ना लॉजिक, बिजनेस लॉजिक से, उतनी अच्छी चीज़ होती है। फ्रंट एंड पे यार किस पे? ऑन प्रेस पे काम किया था सारा। देखो, करने को हो जाएगा, लेकिन बात वो ये कि बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करोगे ना तो वहाँ पर इस तरह काम नहीं होता। ये सारा काम ऑन प्रेस पे। ये भी समझ में आ रहा है? मेथड बना के रखनी है इनको, हम ऑन प्रेस पे कॉल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है। लेकिन हम पूरा मेथड ऑन प्रेस के अंदर नहीं लिखेंगे, मेथड अलग लिखें, सिर्फ इन्हें वहाँ पे ऑन प्रेस पे कॉल करके ना यूज़र को रजिस्टर करेंगे। लेकिन ये MVC उससे थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, है ना? वहाँ पर ये होता है कि आपका मॉडल जो होता है ना वो आपके डेटाबेस के साथ लिंक हुआ होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम जो मॉडल बना रहे हैं ना वो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम सर्विस बना के काम करते हैं, क्योंकि बेसिकली लारावेल हो गया, .NET हो गया, वहाँ पे ना हमारा डेटाबेस टाइटली कपल्ड हुआ होता है। यहाँ पे टाइटली कपल्ड नहीं होता, यहाँ पे ये बेसिकली फ्रंट एंड के लिए।
फ्लटर फ्रंट एंड है, इस पे आपको बैक एंड हैंडल करने के लिए या तो API इस्तेमाल करनी होती है या फिर आप फायरबेस के मेथड बना के काम करते हो। तो यहाँ डायरेक्ट आपका डेटाबेस कभी भी कनेक्ट नहीं होता जैसे लारावेल या .NET में हो जाता है, सही है। तो यहाँ पर हम API बना के काम करते हैं या फिर हम पैकेजेस जैसे फायरबेस के पैकेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह काम होता है, सही है। अभी इतना रखें, मैं यहीं के लेक्चर अपलोड कर लूँगा, तो आप लोग इतना काम अपने पास कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या बनाना चाहिए? ये क्या होता है? अच्छा, APK बनाना से बताइए यार। मैंने ना फ़ोन अपना ये जो कनेक्ट किया है ना, एक सॉफ्टवेयर है SCRCPY करके एक सॉफ्टवेयर है, वो ना बेसिकली ये करती है कि आपके फ़ोन को आपके लैपटॉप पे मिरर कर देती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, आपके पास इंस्टॉल होगा, SDK वगैरह सेटअप होगी, आपने बस अपना मोबाइल कनेक्ट करने और यहाँ पे आपके मोबाइल में ना डेवलपर ऑप्शंस होते हैं, सॉरी वो भी ऑन है, USB डिबगिंग ऑन है, तो फिर मसला ही कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन कैसे आ रही है? ये मेरे पास आ रही है SCRCPY के थ्रू। मैं बता देता हूँ, आप लोग ना अपने पास ट्राई कर लेना इसको कैसे सेटअप किया जाता है। SCRCPY ये एक सॉफ्टवेयर है, is a tool that allows you to view and control your Android device from your computer. It uses a USB connection to mirror your device screen. सही, बेसिकली मिरर हो रहा है। नाम देख लो, इसको ट्राई करना, YouTube पे ट्यूटोरियल वगैरह कोई फाइंड आउट करके ना इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना, ठीक है। अब ये रह गया आधा, नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊँगा और फिर नेक्स्ट क्लास में ना सुपरबेस में मल्टीपल इमेजेस अपलोड करना सिखाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे सुपरबेस यूज़ करवाऊंगा क्योंकि फायरबेस पहले यूज़ करवाता था लेकिन अब वो पेड हो गया है, तो इसके लिए मैं सुपरबेस यूज़ करवाऊंगा। हैं बहुत है हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से, बहुत है। एक पिक्चर कितनी स्पेस लेती है? 1 MB भी स्पेस नहीं लेती। उसके लिए आपको स्टोरेज लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, क्लाउड स्टोरेज लोगे। फायरबेस यूज़ कर लो। हाँ, देखो फायरबेस अभी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड लगाओ, हम पैसे कोई डिडक्ट नहीं करेंगे लेकिन आप क्रेडिट कार्ड लगाओ। अब वो बिलिंग के ऊपर है, आपका यूजेज ज़्यादा हुआ, जैसे आपका यूजेज ज़्यादा हुआ तो वो पैसे डिडक्ट कर लेंगे। वो कहते हैं कि अवॉइड सरप्राइजेस, फायरबेस वाले कहते हैं कि सरप्राइज अवॉइड करें, या हम अचानक आपको सरप्राइज दें आपके अकाउंट से। नहीं, पता है क्या सीन है, पाकिस्तान वाले जो ATM कार्ड हैं कनेक्ट होते भी नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की है, नहीं होते।